मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो अभी इस वक्त बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लगातार बिहार से एक के बाद एक ऐसे खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसे घटनाक्रम वहां तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिसने सियासत को गर्मा दिया। और अब इन सब के बीच में दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक राज्य मंत्री के जो पद है उससे इस्तीफा दिया था, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि वो एक पद एक व्यक्ति वाली जो पॉलिसी है पार्टी की, उसके चलते उनको ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अंदर खाने से खबरें ये आई थी कि क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कह दिया था, इसके चलते कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और बीजेपी आलाकमान के दबाव में उनको ये इस्तीफा देना पड़ा। यानी नीतीश कुमार को साधने के लिए दिलीप जायसवाल से इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी किया गया था। तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन अब एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने अपने एक बयान से सियासत को गरमा दिया है। एक बार फिर उन्होंने अमित शाह की वही बात दोहरा दी है जिससे बवाल मचा हुआ है बिहार में, जिसके बाद से अटकलें तेज हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच में निशांत कुमार की राजनीति में एक तरह से एंट्री हो गई है। हालांकि खुलकर नहीं हुई, अभी तक उन्होंने कोई सदस्यता नहीं ली है, लेकिन वो जिस तरह से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं उससे ये साफ हो गया कि वो जल्द ही जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में भी उतर जाए। यानी अब सदस्यता लेंगे और उसके बाद वो इस बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा ये तय माना जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई जिसके चलते दिलीप जायसवाल से इस्तीफा लिया गया, वहीं अब दिलीप जायसवाल के ताजा बयान ने उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक बार फिर साफ कर दिया है कि बीजेपी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि सीएम के जो चुनाव होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही लिया जाएगा। और जबकि एक बात और कह दी है उन्होंने कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के ही चुनाव लड़ा जाएगा, और जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तब सभी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि सीएम किसे बनाने। यानी कि पूरी तरह महाराष्ट्र मॉडल को यहां पर लागू करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये कैसे एकदम से मतलब क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, किस तरह से ये घटनाक्रम देखने को जो मिल रहा है कि बीजेपी कहीं भी झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि अपने सहयोगियों पर दबाव बना रही है। तो इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, देखिए, तो इसका असर सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच अब जंग जो है वो एक तरीके से खुली जंग शुरू हो चुकी है और आमने सामने दोनों आना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और बताया जाता है कि इस्तीफा लिखना भी उनको नहीं आया था, उसकी भाषा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, और डॉक्टर भी हैं वो, तो एक ऐसे डॉक्टर हैं, तो उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं वो अब साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं, और इसकी परिणति अब किस रूप में होती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल जो है ये बातें साफ नजर आ रही हैं कि दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं और अब सार्वजनिक तौर पर बयान दिए जा रहे हैं। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई एनडीए जो है वो उनके पिताजी को जो है घोषित करे मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, कि सरकार बनेगी तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा सरकार बनने पर यह भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। और यही बात अमित शाह ने कही थी कि पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। और अंशतः आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का यही वक्तव्य जो था वो था एकनाथ शिंदे को लेकर, और ये कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तो यहाँ सामने बैठा है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो वो सरकार बनने के बाद पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। और पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय कर लिया था। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अगर सरकार बन भी जाती है, जब तक चल रही है सरकार तब तक चल रही है, यानी हार जीत का जो भी फैसला होगा वो मत्थे तो मरा जाएगा नीतीश कुमार के, लेकिन अगर सरकार बनती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर में थे तो नीतीश कुमार को उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहकर ये संकेत दे दिया था कि नीतीश कुमार का भविष्य जो है वो एकनाथ शिंदे की तरह होने वाला है। ये उन्होंने साफ संकेत दे दिए, चूँकि लाडला मुख्यमंत्री तो
कहे जाते हैं एकनाथ शिंदे ही, क्योंकि लाड़की बहना योजना उन्हीं की योजना थी और उसको लेकर उनको लाड़ला मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो यानी एक तरह से साफ संकेत दे दिए गए कि जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ करेगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से ये बयान देकर एक बार फिर नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे पर्दे के पीछे से इस चीज को समझ रहे थे और तभी वो प्लान बी पर काम कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीति में वो एक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि ये साफ है कि अगर निशांत कुमार कोई बयान मीडिया के सामने आकर दे रहे हैं और वो बयान तब दे रहे हैं जब जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की कुछ ही पल में मीटिंग होने वाली है और उससे पहले आकर निशांत कुमार ये कहते हैं कि अब सीएम फेस को लेकर एनडीए को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। और ये साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही निशांत कुमार को कहा कि ऐसा बयान आपको जाकर देना है। अब निशांत कुमार ने जो कहा उसका जवाब दिलीप जायसवाल की तरफ से आया है, यानी दोनों की तरफ से बयानबाजी चल रही है। और लेकिन ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही है और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का बयान आना और एक बार फिर निशांत कुमार को ये कहना कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों निशांत कुमार को एंट्री करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए कहा है। क्या कुछ बोले हैं सुन लेते हैं। देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरे बिना पार्टी अधूरी नहीं है, मतलब मेरे साथ मैंने अब आगे की प्लानिंग भी कर ली है। और इन सब के बीच में तेजस्वी का बार बार ये दोहराना कि निशांत कुमार को अब आ जाना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि एक बड़ा सवाल अमलिंदु जी यहाँ पर ये है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री करते हैं और वो एनडीए की तरफ से ही चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो एक बड़ी चुनौती खुद तेजस्वी यादव के लिए होंगे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव का उनको इस तरह से बार बार आमंत्रण देना कि आप आइए और कमान संभालिए, क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए अंशिता, एक तो निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं और जेडीयू की और नीतीश कुमार की विरासत को संभालते हैं तो ये आरजेडी के लिए चैलेंज तो होगा कि वो उनके सामने एक प्रतिद्वंदी उनकी ही मतलब पुराना जो है वो फिर सामने होगा, पार्टी खड़ी होगी। लेकिन इस चैलेंज से बढ़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि हमारा नुकसान कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा हमको लाभ ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव जो सलाह दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के फायदे की भी है और भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दलों में तोड़फोड़ करती है, खासतौर से क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जो व्यक्ति आधारित दल होते हैं, उनमें तोड़फोड़ करती है, उनमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती है कि वहाँ टूट फूट हो जाए, वो दल समाप्त हो जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी उन दलों पर कब्जा कर सके। तो उसको देखते हुए तेजस्वी यादव की ये सलाह है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और आकर नीतीश कुमार की विरासत को संभाले। जो उन्होंने एक और बात कही, जो कहा कि ये शरद यादव जी की बनाई हुई पार्टी है। आपको याद होगा अंशिता कि पहले ये जनता दल यू जो था ये पहले बनी थी समता पार्टी और समता पार्टी से फिर ये परिवर्तित हुई जनता दल यू में। तो ये जो जनता दल यू में परिवर्तित हुई तो ये शरद यादव ही उसके सबसे पहले जो थे वो अध्यक्ष बने थे। तो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं की बनाई हुई पार्टियां, हालांकि फिर बाद में शरद यादव निकाले गए एक तरीके से जनता दल यू से और अनवर अली साथ साथ निकाले गए, फिर बंगला छिनने की बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी है और इसको लेकर अगर बचती है पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी का वो मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा किया जा सके। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गोटे बैठा रही है वो गोटे इसी तरीके से बैठाई जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जनता दल यू पर कब्जा किया जा सके, अपने लोगों को वहाँ बैठाया जा सके और नीतीश कुमार की पार्टी उनके मत दाता समेत जो है वो उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके लिए चाल चल दी है और तेजस्वी यादव की सलाह दें या ना दें, नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि यही उनके लिए बेहतर विकल्प होगा कि निशांत कुमार राजनीति में आए और उनकी विरासत को संभालें अगर उन्हें अपनी पार्टी बचा कर रखनी है और आगे राजनीति करनी है। आपको जैसे कहा कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, पार्टी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो ये उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। निशांत कुमार की जाहिर सी बात है, तेजस्वी ने जिस तरीके से आरजेडी को संभाला है तो उनकी क्षमता है राजनीति करने की, तभी तो संभाला है उन्होंने, वरना तमाम लोग जो है पार्टियां संभाल लेती हैं फिर नहीं चल पाती हैं। हमने देखा है तो तमाम पार्टियां किस तरीके से टूटी हैं, किसी की पत्नी ने संभाली, किसी के बच्चे ने संभाली और ख़त्म हो जाती हैं पार्टियां। तो अब ये जिस तरीके से तेजस्वी ने संभाला है, क्या निशांत कुमार उस तरीके से संभाल पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है वो
ध्वस्त हो जाएगा। ये जो है वो तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव का ये मानना है, मतलब उनका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे अभी बीजेपी का जो मंसूबा है उसे ध्वस्त किया जाए। और इसके अलावा दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की अभी निशांत कुमार का जो पिछला बयान आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव तो हमारे अंकल हैं, जबकि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी गठबंधन में है। यानी अगर गठबंधन टूट जाएगा तो उन्हें पीएम मोदी से कोई लगाव नहीं है, वो उनकी पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल रिलेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि निशांत के सहारे से एक बार फिर नीतीश कुमार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमारे साथ हाथ मिलाइए और अपनी पार्टी को भी बचाइए, और आप जिस तरह से बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है या हावी होने की कोशिश कर रही है, उनके उन मंसूबों को खत्म भी कीजिए। तो यहाँ पर लगातार जो एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही हैं, बिहार में इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और सिर्फ इस पूरे साल में अब दिल्ली के बाद, जो क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और अब बिहार पर ही सभी का फोकस है क्योंकि इस साल और कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में ये भी चर्चा चल रही थी पिछले दिनों कि समय से पहले बीजेपी चुनाव करा सकती है क्योंकि बीजेपी को अब इंडिया गठबंधन की मजबूती से डर लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन को समय ना मिले। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे बिहार पहुंचने के बाद नीतीश कुमार से उनकी कुछ बात होने के बाद जिस तरह से जेपी नड्डा अचानक से पटना पहुंचे, पटना पहुंचकर उन्होंने दिलीप जायसवाल का जिस तरह से इस्तीफा आने के बाद नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं बैठक हुई, उसमें क्या चर्चा हुई इस पर साफ मोहर नहीं लग पाई, ये बात क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की जब चर्चा होने लगी, जिस तरह से खबर आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर इसमें किसको जगह दी जाएगी, क्या जीतन राम मांझी को इसमें संभाला जाएगा, क्या उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लगातार एक तरह से कहें कि सहयोगियों के जो मांगे हैं उनको झटका देते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें अमलेंदु जी, तो उनको मंत्री पद तो नहीं दिया, उल्टा जो उनके बेटे के पास 3 विभाग थे उसमें से 2 वापस और ले लिए, अब सिर्फ उनके पास 1 विभाग है। तो लगातार इस तरह से सहयोगियों को झटका देना, सहयोगियों पर दबाव बनाना, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद से ये देखा जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों के दबाव में है। लेकिन लगातार जो ये 3 चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, चाहे वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, तीनों में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या ये जो बीजेपी की कोशिश है इसमें उसको कामयाबी मिलेगी, या फिर जो सारे सहयोगी हैं वो एकजुट होकर महागठबंधन से हाथ मिलाकर बीजेपी को करारा झटका दे देंगे? हाँ, देखिए अंशिता, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर सहयोगी के साथ इसी तरीके का व्यवहार करती है। वो चाहे जेडीयू को पहले तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे तो उस समय यही कहा था, जैसा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि आए थे, कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है, तो हम लोगों ने उनकी मदद की थी, उनकी पार्टी बचाई थी। तो उस समय उनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, उस समय तो तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने या राबड़ी देवी ने सरकार बचा ली थी, उनकी पार्टी बचा ली थी, ये समझा जा सकता है। लेकिन अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि उनकी पार्टी टूट रही है, उसको बचाया जा रहा है, मतलब कौन बचाएगा, तो अब निशांत कुमार ही बचा सकते हैं। ये साफ संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिया है कि अब हम आपकी पार्टी नहीं बचाएंगे, ये दे दिया है। यानी कि अब आपको मुख्यमंत्री बनाए रखें और आपको चेहरे पर हम चुनाव लड़ें, ये अब नहीं होगा। ये साफ संकेत इधर से मिल गया है। तो आपको अगर अपनी पार्टी बचानी है तो आपको निशांत कुमार को आगे करना होगा, अपनी पार्टी बचाने का जिम्मा अब आपका खुद का, वरना भारतीय जनता पार्टी की पहले भी निगाहें रही आपकी पार्टी को हजम करने की और वो फिर इस पर काम कर रही है, तो वो इस पर निश्चित तौर पर काम करेगी। इधर आपने जीतन राम मांझी का सवाल उठाया अंशिता, जीतन राम मांझी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो जीतन राम मांझी के बेटे से जिस तरीके से विभाग छीने गए हैं, अब वो चाहते थे कि 1 मंत्री और मिले, तो वो उनको नहीं दिया गया। 7 जो थे मंत्री बनाए गए वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के। अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है अंशिता कि अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव में जा रहा है और उस एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी भी है, उस एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, उस एनडीए में पशुपतिनाथ पारस की पार्टी भी है, उस एनडीए में जो रालोसपा जो उनकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी है, और नीतीश कुमार की पार्टी भी है। तो ये 7 जो मंत्री बनाए गए, तो इनमें इन दलों को कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर कोई चुनाव जीत कर आने की बाध्यता नहीं है और 6 महीने में चुनाव हो जाने हैं।
तो यानी जो भी मंत्री बनता वो बिना विधायक बने हुए भी मंत्री रह सकता था 6 महीने। तो ऐसे में आप ये संकेत देने के लिए कि एनडीए एकजुट है और आप एक साथ जा रहे हैं चुनाव में, आप इन दलों का एक एक मंत्री बना सकते थे, भले ही आप राज्य मंत्री बनाते ये कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भी शिष्टता नहीं दिखाई। एक संकेत साफ दे दिया अपने सहयोगी दलों को कि हम वही करेंगे जो हमने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, तो वो यहाँ भी वो अपने सहयोगी के साथ करेगी। तो यही संकेत लगातार मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर अपने सहयोगियों को ये संकेत दे रही है कि हम आपके साथ यही बर्ताव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका आज का वक्तव्य ये कहना कि हम चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। तो पार्टी का संसदीय दल क्यों तय करेगा? अगर आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए संयुक्त रूप से जा रहा है, तो मुख्यमंत्री तो एनडीए तय करेगा। अगर पार्टी का संसदीय दल ही तय करता है तो नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल ने अभी तक प्रधानमंत्री का क्यों नहीं तय किया? तो एनडीए ने चुना है उनको, पार्टी के संसद मतलब बीजेपी संसदीय दल के नेता तो आज भी नहीं चुने गए हैं नरेंद्र मोदी लोकसभा में, तो फिर वहाँ क्यों नहीं किया है? तो यहाँ आप जो, तो यानी ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी वही करेगी अगर सरकार बनती है जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया। बनती है नहीं बनती है वो एक बात का मसला है, लेकिन संकेत अभी से जो है ये नीतीश कुमार को दे दिए गए हैं और अपने सहयोगियों को भी दे दिए गए हैं कि यही किया जाएगा चुनाव के बाद, और चुनाव से पहले इसी तरीके से आपको सीटें कम दी जाएंगी। ये संकेत साफ तौर पर दे दिए जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है अंदर खाने से, अभी खुलकर भले ही नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों लगातार उन्होंने कई कार्यक्रमों से दूरी बनाई। पीएम मोदी से मुलाकात नहीं की, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की थी। फिर जब पीएम भागलपुर पहुंचने वाले थे तब ये सवाल भी बड़ा खड़ा हुआ था कि आखिर पीएम मोदी से जब वो भागलपुर पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो इन सब में यानी एक संकेत मिल रहा था कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इधर जीतन राम मांझी भी तल्ख तेवर दिखा रहे थे। लगातार उनका यही कहना था कि इस बार 20 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, एक रोटी है तो सब में बराबर बंटनी चाहिए। उनका निशाना चिराग पासवान पर रहा है। और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का बार बार बयान आना कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आग में घी डालने का भी काम कर रहा है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को देरी नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। और भी क्या कुछ बोले, एक बयान और हम तेजस्वी यादव का सुन लेते हैं, उस पर आगे फिर चर्चा करेंगे। आवाज नहीं आ रही, लगातार दोहरा रहे हैं। लगातार हमने ये दूसरा बयान उनका सुना। उनका यही कहना है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए, क्योंकि जनता को जरूरत है नए चेहरों की, नए लोगों की। लेकिन जाहिर तौर पर इनके बयान का इशारा सिर्फ इसी तरफ है कि आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, और नीतीश कुमार अकेले नहीं संभाल सकते, जेडीयू में बिखराव हो जाएगा। और इसीलिए ये जरूरी है कि परिवार का ही कोई सदस्य आकर कमान संभाले पार्टी की। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप ये चाहेंगे कि दूसरे जो लोग आपकी पार्टी के, जो दूसरे समर्थक हैं, दूसरे विधायक हैं, नेता हैं, वो पार्टी बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी सबको अपने साथ शामिल कर लेगी और फिर जेडीयू का विलय बीजेपी अपने में करवा लेगी, जैसे कि बीजेपी अपने सहयोगियों को झटका देती रहती है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लगातार बयान आना, निशांत कुमार की तरफ से भी इस तरह के बयान आना कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है और बीजेपी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी चुनौतियां आगे आने वाले समय में खड़ी होने वाली है। जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में जीत मिली थी बीजेपी को, उसके बाद जिस तरह से पीएम ने बीजेपी मुख्यालय से ये बात कही थी कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को कमजोर करती है और तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी बचा लेनी चाहिए, ये तमाम हमले बोले थे पीएम ने। तब उसके बाद तेजस्वी की तरफ से ही बयान पर पलटवार किया गया था कि ये वो दिल्ली है, ये बिहार है, तो वहां जो वहां हुआ वो यहाँ नहीं होगा। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। लगातार राहुल गांधी जा रहे हैं, बार बार वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस भी पूरा समय वहां दे रही है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता है, लेकिन एनडीए के अंदर बिखराव है और उस बिखराव को करने की भी कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार की जा रही है। यानी जो बीजेपी ने दिल्ली में करके फायदा उठाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं होते तो जीत बीजेपी की नहीं होती, वो रणनीति को समझ लिया है तेजस्वी यादव ने और उसी रणनीति का सहारा कहीं ना कहीं बिहार में लिया जा रहा है। क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता, आपने ठीक कहा कि जो रणनीति इंडिया गठबंधन की दिल्ली में फेल हुई वो रणनीति बिहार में फेल नहीं होगी और बिहार में एकजुट होकर जाना, ये साफ तौर पर समझ में
में आ गया है। लेकिन इधर जो तेजस्वी यादव ने एक और बात कही है अंशिता, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो खुला आरोप जो लगाया है वो उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग निशांत कुमार को रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ये बड़ी बात जो है कही है, और ये चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि जो अभी तक चीज़ें चल रही थी वो समझा ये जा रहा था, जो राजनीतिक तमाम विश्लेषक कह रहे थे, सत्ता के गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि संजय झा या ललन सिंह के जरिए जो है वो जेडीयू पर कब्जा कर लिया जाए और इस तरीके से, और निशांत कुमार को आने से रोका जाए। इस तरीके, अब ये चाहती है नहीं चाहती हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं वो चर्चाएं इस तरीके की है। इस चर्चाओं को हवा दे रहे हैं अब तेजस्वी यादव, और ये खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग जो हैं वो मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से रोका जाए। जबकि निशांत कुमार ने जो दो बातें कही हैं, उनके दो वक्तव्य आए था, हमने उनका वक्तव्य सुनवाया भी था। वो साफ तौर पर, एक तो पहले उन्होंने कहा कि जब पहला उनका वक्तव्य आया था कि पिताजी को जो है, पिताजी स्वस्थ हैं और उनको आप जितवाइए और मुख्यमंत्री बनाइए, पहले तो सिर्फ इतना आया। उसके बाद तो साफ साफ आया कि एनडीए उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करे और पार्टी के कार्यकर्ता भी जन जन तक जाकर पिताजी की नीतियों को बताएं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में आएंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, छोड़िए इसको, समय तक बताएगा, जनता दरबार में जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे, जनता तय करेगी, वही तय करेगी। तो यानी ये जनता, या ये कोई व्यक्ति कह दे कि जनता ही तय करेगी, तो जनता तभी तय करती जब आप राजनीति में आएंगे, और जब आप राजनीति में नहीं आएंगे तो जनता क्या तय करेगी। तो जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार ने संकेत दिया कि वो राजनीति में आ रहे हैं, और उनका स्वागत भी किया गया, आरजेडी के लोगों की तरफ से भी किया गया और लोगों की तरफ से भी किया गया। शिवानंद तिवारी बिहार के स्टालवर्ट कहे जाते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और उनके दोनों से पारिवारिक संबंध है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से, और दोनों ही दलों में वो महत्वपूर्ण जगहों पर रहे हैं। आरजेडी में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इसका स्वागत किया कि निशांत कुमार आ रहे हैं, तो ये अच्छा स्वागत है और उनके ऊपर कोई किसी तरीके का दाग नहीं, तो ये स्वागत किया गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है अंशिता, निशांत कुमार के जवाब के बाद और हम दिलीप जायसवाल के द्वारा, और जेपी नड्डा जब पहुंचे और 7 मंत्रियों को जिस तरीके से बीजेपी की शपथ दिलाई गई, हम निशांत कुमार का बयान भी एक बार फिर से सुन लेंगे, उस दिन उन्होंने कहा क्या था। लेकिन इससे ये साफ संकेत दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का कोई दबाव इस समय मानने को तैयार नहीं है, और उनको साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि हम तो आपके साथ यही करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को दबाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को दबाया जा सकता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अकेले भी लड़ते हैं तो भी बीजेपी का काम खराब होगा, और हो सकता है कि लड़ाई जो है वो बिहार में महागठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच हो जाए, बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक जाए। ये भी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो बीजेपी के लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाते हैं और अलग रहते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिश ये है कि नीतीश को साथ भी रखा जाए और दबा कर रखा जाए। यानी एक जो सवाल लगातार उठ रहा है, और अभी हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, कि आखिर बीजेपी किसी भी तरह से नीतीश कुमार के दबाव में आने को राजी क्यों नहीं है, क्यों उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। लगातार वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, नहीं माना गया। उसके बाद वो लगातार ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। उस वक्त तो उनका ये मानना था कि जो विधानसभा चुनाव पिछले हुए उन्हीं के साथ ही चुनाव करा लिया जाए, लोकसभा में ही उनका मन था, लेकिन उसको टालकर आगे बढ़ाया गया कि बाद में जो महाराष्ट्र वगैरह के चुनाव होंगे उसके साथ कराया जा सकता है। फिर लगा कि शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन लगातार उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है। और उसके बाद से जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया वही अब बिहार में करने की प्लानिंग कर रही है। और नीतीश कुमार जिस चीज को भांप चुके हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई है, इसने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर दिया कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा क्या है जो वो नीतीश कुमार को हल्के में ले रही है या किसी भी तरह उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो उसी सवाल का जवाब अभी तेजस्वी यादव की तरफ से आया है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करें, और इसीलिए वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और बीजेपी इस बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो जेडीयू को पूरी तरह खत्म कर देगी और फिर निशांत कुमार आए राजनीति में या नीतीश कुमार राजनीति में रहे, बीजेपी को इससे कोई खास नुकसान हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए के अंदर और खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो अभी कहीं ना कहीं शांत मुद्रा में है, लेकिन जीतन राम मांझी की एक रैली की चर्चा लगातार चल रही है जिसमें दलित समागम होने वाला है। और दलित समागम का जिस तरह से जिक्र हो रहा है उसके बाद से ये माना जा रहा है वो सीधे सीधे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि
अगर आप दलितों की राजनीति को देखते हुए कि किस पर दलितों पर ज्यादा प्रभाव किसका है, अगर आप इसको देखते हुए चिराग पासवान को ज्यादा टिकट सीट्स देते हैं तो आप एक बार इस दलित समागम को देख लीजिए और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जीतन राम मांझी पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वो क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों लगातार उनके बयान जब आए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस्तीफा दे देंगे वो अपने पद से। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया, कुछ देर बाद उन पर यह दबाव बना दिया गया कि आपको बयान पलटना है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी बताई, लेकिन जो उन्हें कहना था वो कह गए थे। यानी बिहार में चुनाव है इस साल के आखिर में और बीजेपी सभी सहयोगियों को मनाने के बजाय उन्हें दूर कर रही है। अब बीजेपी की इसके पीछे क्या रणनीति है ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी जो लोकसभा चुनाव है जिसने छोटे छोटे जाने कितने दलों को एक साथ लाकर चुनाव लड़ा, या हम यूपी की बात करें तो छोटे छोटे कितने ही दलों को लाकर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि बिहार जब चुनाव होने वाला है वहां अपने सहयोगियों को नाराज कर रही है। हाँ, बिल्कुल नाराज कर रहे हैं। और जो दलितों का मसला आपने उठाया कि दलित मतदाता किधर जाएगा और जीतन राम मांझी क्यों नाराज हैं, इस बीच एक बड़ी खबर अंशतः ये आ रही है कि राहुल गांधी ने भी एक दलितों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा हमला मोदी जी पर बोला है, मोदी सरकार पर बोला है। और अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष का पद जो है वो 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। आप चाहें तो बता सकती हैं, बिल्कुल अभी अभी ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने लिखा है कि भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। ये आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा। प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि ये दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। यानी लगातार राहुल गांधी दलितों की, पिछड़े समाज की या मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज बन रहे हैं। संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आप देख रहे हैं लगातार एक कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है पूरे देश भर में, और ऐसे में राहुल गांधी ने जिस तरह से दलितों की आवाज पहले भी उठाई थी, लोकसभा चुनाव में भी उठाई थी, और अब बिहार चुनाव से पहले भी एक बार फिर राहुल गांधी जिस तरह से दलितों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक करारा झटका लग सकता है क्योंकि वहां पर भी एक अच्छी खासी आबादी है दलितों की। और इसी वजह से नीतीश कुमार दूरी भी बना रहे हैं बीजेपी से जब से अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर अंबेडकर को लेकर वो विवादित टिप्पणी की है। एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अमित शाह के उस बयान की वजह से बीजेपी को नुकसान जितना होगा उससे ज्यादा जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है अगर वो बीजेपी के साथ ही रहती है तो ये बड़ी चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर अभी बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बिहार के अलावा बंगाल में भी बहुत कुछ घट रहा है अमलेंदु जी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे बीजेपी वोटिंग में धांधली करती है, कैसे बीजेपी प्लानिंग करती है और कैसे वो चुनाव जीतती है, लेकिन इन सब के अलावा अभिषेक बनर्जी को लेकर जो दावे लगातार किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि वो अब एक अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं या अंदर खाने फूट चल रही है, अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है, इस पर अभिषेक बनर्जी ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बीजेपी के उन तमाम आरोपों को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी आपके पास, ये पूरे घटनाक्रम में क्या चल रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए, बिहार में जो चल रहा है वो तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की बिहार में, और नीतीश कुमार किस तरीके से घिरे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं, और उन्हीं की पार्टी के अंदर किस तरीके से उनके बेटे के खिलाफ अब षड्यंत्र शुरू हो गए। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ ही जेडीयू और बीजेपी के लोग मिलकर अब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो वो जाने, उनका काम जाने, क्या कर रहे हैं उनको खुद देखना होगा। लेकिन ये चीज़ें अब सतह पर आने लगी हैं क्योंकि निशांत कुमार की जैसे ही एंट्री होती है इस रंगमंच पर, बिहार का जो रंगमंच है बिहार का, तो उस पर जैसे ही उनकी एंट्री होती है और तुरंत जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब बीजेपी जो है वो किस तरीके से जनता दल यू को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता दल यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से
अब पश्चिम बंगाल में जी। तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें अब शुरू ये हो गई हैं। इत्तेफाक, इसे आप समझ सकते हैं कि इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है और उसके बाद बंगाल में चुनाव है, यानी पहले बिहार और उसके बाद बंगाल की रणनीति अभी से बनाने की कोशिश कर दी है, बीजेपी ने शुरू कर दी है। बिल्कुल अभी से इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी, और ये क्या रणनीति है इसको अभिषेक बनर्जी ने भी पकड़ लिया है और ममता बनर्जी ने भी पकड़ा है जी। और दो स्तर पर ये रणनीति चल रही है, ये खुलकर सामने आया है। एक तो कल ममता बनर्जी ने अपने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी जी। उसमें कहा कि उनके पास सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में किया उसी तरीके से यहाँ जो है मतदाता सूचियों में गड़बड़ की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से यहाँ मतदाता बनाए जा रहे हैं और यहाँ के मतदाता जो डिलीट किए जा रहे हैं, और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी मतलब शातिराना ढंग से खेल किया जा रहा है कि एपिक नंबर नहीं बदले जा रहे हैं, एपिक नंबर वही रह रहे हैं, मतदाता का नाम और पता जो है वो चेंज किया जा रहा है इस तरीके से। और एक कंपनी का बाकायदा उन्होंने नाम लिया कि एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एजेंसी को जो है वो बंगाल में भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, और वो ये काम कर रही है, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी कि हम इसको रोकेंगे और हम चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जाकर धरना देंगे, ये भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। यानी यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि जिस तरह से आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठे कि कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों में एकदम से वोटिंग प्रतिशत अपडेट हुआ था, लेकिन इसके बाद जब दिल्ली के चुनाव नतीजे आए उससे ठीक एक दिन पहले संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया था अमलेंदु जी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी ने कुछ लोग हैं उसके जो वो इधर से उधर फ्लोट करती रहती है, जिस राज्य में चुनाव होता है वो उस राज्य में उन लोगों को भेज देती है और वो वहां चुनाव डालते हैं, और इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही शातिराना तरीके से फॉलो की जाती है, किसी भी तरह से किसी को कोई भी शक नहीं होता है, उनके वोटर ID कार्ड वहां के बनाए जाते हैं और सब कुछ इतना पुख्ता होता है कि किसी की नजर में वो सब नहीं आता है। और अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बयान अभी ममता बनर्जी की तरफ से जो खुलासा किया गया है वो संजय राउत के उस बयान से कुछ मिलता जुलता है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल मिलता जुलता है, और अंशतः इसका मतलब बीजेपी कई साल पहले से तैयारियां शुरू कर देती है इस तरीके से देखा जाए तो ये तैयारियां बंगाल में अभी से शुरू कर दी गई हैं, ऐसा ममता बनर्जी का साफ तौर पर आरोप है। और इतना ही नहीं है, और उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि हम उन फर्जी मतदाताओं की पहचान करेंगे जिन्हें भाजपा की मदद से मतदाता सूची में शामिल किया गया है। हम बाहरी लोगों यानी भाजपा को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो किया उसे बंगाल में दोहराया नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने आगे जो कहा अंशतः वो और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि अगर मैं 26 दिन तक धरने पर बैठ सकती हूँ तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठ सकती हूँ ताकि चीज़ें सुधर जाएं। और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि आपको सोशल मीडिया पर चीज़ों की जाँच करनी होगी। AI का इस्तेमाल हमारी आवाज़ और तस्वीरों को मॉर्फ करके दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप जो है उन्होंने लगाया है ममता बनर्जी ने। तो ये वहाँ चीज़ें हो रही हैं। और इधर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी जिनके बारे में ये खबरें चलाई जा रही थी, वो खासतौर से जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उनमें ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अभिषेक बनर्जी या तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो नई पार्टी बना लेंगे और तोड़ देंगे, चूंकि बुआ भतीजे के बीच में संघर्ष हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने जो कहा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बंगाल में एकनाथ शिंदे जैसा काम नहीं करेंगे जी। और उन्होंने जो कहा कि मैं बेईमान नहीं हूं, अगर मेरा गला भी काट दिया जाए तो भी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद कहूंगा। मैंने मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसे गद्दारों की पहचान कर ली है, मैं ऐसा करता रहूंगा। वे झूठ फैला रहे हैं कि मैं नई पार्टी खोलूंगा। यानी दो लोगों के उन्होंने नाम दिए जो पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे और अब बीजेपी में हैं। उन दोनों का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, यानी घर में दरार डालने की कोशिश बीजेपी के उन दो नेताओं की की जा रही है जो पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। फिर जो उन्होंने कहा कि ये कि हाँ, ये उन्होंने जो और आगे कहा है कि तृणमूल के सुदीप बंदोपाध्याय, सुब्रत बनर्जी, फरहाद हकीम और अनूप विश्वास जैसे अनुभवी लोग जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। ये उन्होंने मतलब कुछ नेताओं के नाम दिए कि हम सब मिलकर काम करेंगे। और फिर उन्होंने जो कहा कि 215 सीटों का लक्ष्य भी उन्होंने तय कर दिया। यानी बीजेपी जो नारा दे के चलती है, जिसने बंगाल में दिया था पिछली बार की 200 पार, तो 215 का नारा जो है वो
दे दिया है अभिषेक बनर्जी ने, ये साफ तौर पर आ गया है। और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मतभेद को भूल जाइए और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप की राजनीति में लिप्त हैं वो पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं, सत्ता को अपने पास रखिए, सरकार की कल्याणकारी नीतियों के साथ लोगों के पास जाइए। तो यानी ये जो बीजेपी वहाँ एक खेल करना चाहती थी उस खेल का भी वहाँ भंडाफोड़ हो गया है। और ममता बनर्जी का जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से यहाँ मतदाता सूची में गड़बड़ कर रही है और एक एजेंसी जो है उसको यहाँ भेजा गया है और वो सारे काम ऑनलाइन कर रही है, इस तरीके से किया जा रहा है। उनका कि हम लोगों की पहचान करेंगे और अगर मैं 26 दिन धरने पर बैठ सकती हूँ तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठूंगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। यानी साफ है कि बीजेपी कैसे एक रणनीति तैयार करती है, किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं उससे 1-1.5-2 साल पहले ही वहां के लिए काम पर लग जाती है। ये जो बंगाल में इस वक्त चल रहा है ये इस बात का जीता जागता सबूत है, उदाहरण है कि कैसे बीजेपी अभी बिहार पर फोकस कर ही रही है। मतलब आप ये समझिए कि पहले जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, और ये बात यहाँ पर साफ भी होती दिखाई दे रही है कि जब दिल्ली जीती बीजेपी ने और जब मुख्यालय से पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, तब उन्होंने बिहार चुनाव पर फोकस किया था। उन्होंने तेजस्वी यादव को का नाम लिया था या आरजेडी का नाम लेते हुए निशाना साधा था, कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। यानी उनका पूरा फोकस चुनाव पर, बिहार के चुनाव पर लग गया था। यानी अभी जीत का जश्न मनाते मनाते उनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि कैसे बिहार पर फोकस करना है, और बिहार में अभी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच में बीजेपी की टीम लग चुकी है बंगाल चुनाव पर कि बंगाल में कैसे टीएमसी में तोड़फोड़ दिखाकर टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली में उसको इसी का फायदा मिला। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट हो जाता, कांग्रेस एक साथ आकर चुनावी मैदान में उतर जाते, तो शायद बीजेपी को जीत नहीं मिलती। और ये बात बीजेपी समझ चुकी है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि बात की जाए अगर बिहार की तो वहां आरजेडी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें बंगाल की तो वहां पर क्योंकि कोई ऐसी सहयोगी नहीं है ममता बनर्जी का, तो उन्होंने पार्टी के अंदर ही तोड़फोड़ करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो ये बीजेपी की रणनीति खुलकर सामने नजर आ रही है। और अब इसी के साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की और चीजें निकल कर आ रही हैं और कुछ और बयान, कुछ और अपडेट्स हैं आपके पास अमलेंदु जी की, क्या कुछ चल रहा है बंगाल में इस वक्त? हाँ बिल्कुल, बंगाल के टीएमसी के सांसद हैं स्वागत राय, उनकी एक वक्तव्य आया है। अंशिता, हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको सुनवा भी सकती है वो हमारी टीम। और जो उनका कहना है स्वागत राय का, उनका कहना ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी मतदाता सूचियों में अनियमितताएं हुई थी और बंगाल की सूची में भी हरियाणा और गुजरात के लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप स्वागत राय ने भी लगाए हैं। सुन लेते हैं। हाँ, एक बार सुन जी, हम सुनना चाहेंगे कि बिल्कुल हम स्वागत राय को सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे अमलेंदु जी कि आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब बंगाल पर एक तरफ से ध्यान शिफ्ट कर देना, और क्या ये एक बीजेपी की रणनीति का ये भी एक हिस्सा हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही ममता बनर्जी को, जो उन्हें चुनाव का फोकस करना चाहिए क्योंकि वो उस राज्य में अभी सत्ता पक्ष में है, और क्योंकि अभी बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारी ऐसी उन्होंने आगे की प्लानिंग की होंगी कि कैसे उन्हें जनता को लुभाना है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो उन्हें पूरे करने हैं क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही वहां चुनाव होने हैं। लेकिन पार्टी के अंदर टूट फूट की अफवाह फैलाकर क्या बीजेपी उनको इन सब में उलझाना चाहती है, जिससे वो अब उनका चुनाव से फोकस हटाकर खुद को वहां एस्टैब्लिश कर सके? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्वागत राय को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमने स्वागत राय को हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, और यहाँ पर ये साफ हो गया है कि बीजेपी की जो रणनीति है, किस तरह से वो चुनाव लड़ती है, किस तरह से धांधली करती है, इस पूरा खुलासा ममता बनर्जी ने करके रख दिया है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की दूसरी रणनीति को फेल कर दिया है, पूरा बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कि कैसे बीजेपी सिर्फ फूट डालने की कोशिश कर रही है जबकि असलियत नहीं है। इसी तरह हमने स्वागत राय को अभी सुना, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी कि बीजेपी किस तरह से काम करती है। यानी गंभीर आरोप पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। साफ हो गया है कि टीएमसी किसी भी तरह बीजेपी के किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है और ना ही जनता को आने देगी। लेकिन फिलहाल बिहार पर चर्चा बहुत ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है। बीजेपी पूरी तरह इस फोकस कर रही है, पूरी तरह इस कोशिश में लगी हुई है कि अकेले वो पूरा चुनाव अपने हाथ में कंट्रोल रखे, बड़े भाई की भूमिका बीजेपी की रहे, और इसी के चलते उसके सहयोगी छिटक रहे हैं। लेकिन ये सहयोगी छिटकेंगे तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा, इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन पहले निशांत कुमार का एक बार फिर वो बयान सुनना चाहेंगे जो उन्होंने तब दिया था जब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली थी। एक बार हम चाहेंगे, हमारी टीम से कहेंगे कि एक बार उस बयान को दोबारा सुनाएं। जी बिल्कुल।
एनडीए को घोषित कर देना चाहिए कि सीएम अगर होंगे, जो चुनाव जीतती है एनडीए, तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार फिर बिहार की जनता के लिए काम करें आगे। मतलब अभी चीजें सारी क्लियर कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी राजनीति में आने को लेकर भी संकेत दे दिए थे कि हाँ, वो हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो निशांत कुमार के बयान देने के बाद बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार करना और उस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को कोई तवज्जो ना देना, नीतीश कुमार की कोई भी मांग ना मानना, ये क्या इशारा कर रहा है अमलेंदु जी? किस तरह से, मतलब बीजेपी की क्या रणनीति है कि क्यों वो पूरी तरह से इस पर आमदा, एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल इस बार सहयोगियों को तवज्जो नहीं दे रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही ये जरूर हुआ कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एकनाथ शिंदे को आखिर तक साधने की कोशिश भी की गई कि एकनाथ शिंदे नाराज ना हो जाएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई, महाराष्ट्र से अलग यहाँ बिहार में ये दिख रहा है कि यहाँ पर तो सहयोगियों को पहले से ही नाराज कर रही है बीजेपी। हाँ, देखिए, असल में महाराष्ट्र में बीजेपी की एक बड़ी कमजोरी थी और वहाँ उसके पास एक तरह से कहा जाए वो तराजू था जिसमें आप अजीत पवार या एकनाथ शिंदे को रख सकते हैं। और हालांकि दोनों को वहाँ दबाया गया था क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे और बाबा ये कह रहे थे कि उनकी योजनाओं की वजह से जो है वो सरकार चल रही है और उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, शिवसेना तोड़ी थी, उसकी वजह से वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, ये बाबा को कह रहे थे। लेकिन उनकी बात को मानी नहीं गई और नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा गया एकनाथ शिंदे के, जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया और अभी तक जो है वो नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। तो नीतीश कुमार को एक तरीके से उसी परिस्थिति में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब चुनाव के बाद ये स्थिति रहे ही नहीं कि एनडीए की सरकार बन पाए, तो फिर कहाँ से भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो नीतीश कुमार के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया। ये चीज़ एक अंशता बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरा, एक बड़ी खबर जो इस समय की आ रही है वो ये अंशता कि जो शेयर बाजार है उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई है और गिरावट ऐसी है कि 70 सालों में पहली बार इतना नीचे जो है वो शेयर बाजार चला गया। मतलब 70 साल शेयर बाजार किसी कह रहा हूँ कि वो जुमला चलाया जाता है बीजेपी की तरफ से 70 सालों में पहली बार, तो 70 सालों में पहली बार इतना नीचे गया है। हालांकि 30 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है और 900 अंकों से ज़्यादा गिरावट जो है सेंसेक्स की हुई है और निफ्टी जो है 250 से ज़्यादा अंक जो है वो नीचे पहुंच गया है। तो 30 साल का रिकॉर्ड जो टूटा है, यानी जो बातें कही जा रही थी विश्व गुरु और सब अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किस तरीके से नारे जो है वो थोते साबित हो रहे हैं ये समझ में आ रहा है। और शेयर बाजार भी ज़बरदस्त तरीके से टिप कर गया है, यानी अर्थव्यवस्था पर खतरे भी अब मंडरा रहे हैं और मोदी जी या उनकी सरकार से अर्थव्यवस्था नहीं समझ रही है, ये बात एकदम स्पष्ट होती जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी, अगर सरकार के तौर पर बात की जाए तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हो, वहां पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष के पास सवालों के भंडार हैं, विपक्ष के पास सवाल है लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से अगर हम अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव जीता है बीजेपी ने और वहां पर अंबेडकर की तस्वीर हटाने वाला जो मामला बढ़ता चला जा रहा है, आतिशी ने अब एक और चिट्ठी लिख दी है, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है जी। और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कल हमने जिस तरह से आतिशी के एक वीडियो को भी देखा जिसमें वो गुस्सा कर रही है, इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रही है कि आखिर हमें विधानसभा में एंट्री क्यों नहीं दी जाएगी। यही कुछ हाल राजस्थान में है, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष की तरफ से, उन्हें भी विधानसभा में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, यानी कि डबल इंजन सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। और वही अर्थव्यवस्था के आधार पर भी देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था भी अब खतरे में आ गई है, बेपटरी होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी की तरफ से यही दावे किए जाते थे कि भारत को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे दावे किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल उल्टा हाल दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी केरल में भी चुनाव होने हैं इधर पश्चिम बंगाल के साथ अमलेंदु जी, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है और कांग्रेस वहां पर एक बैठक के लिए पहुंची है, मीटिंग चल रही है वहां पर मीटिंग होनी है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है कांग्रेस की केरल को लेकर और वहां इस बार क्या खास रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, आज केरल में के संदर्भ में बैठक हो रही है और केरल का चुनाव भी नज़दीक है, तो कांग्रेस ने अभी से तैयारियां उसकी भी शुरू कर दी हैं। और अभी एक दिन पहले जो था असम के लोगों के साथ बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। तो यानी जिन जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं 1-2 साल में, उनकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। और एक तरह से देखा जाए कि संगठन को मजबूत करना, मुद्दों की पहचान करना और ज़मीन पर जाकर काम करना, ये
चीज़ में शामिल है। तो असम के लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, तो असम के मुद्दे तय किए गए। अब केरल के नेताओं के साथ मुलाकात है आज और बैठक है दिल्ली में, तो उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। अभी तक खबरें ये चल रही थी कि शशि थरूर का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है कि शशि थरूर कुछ नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ये बताया जा रहा है कि शशि थरूर भी शायद उसमें बैठक में शामिल होंगे। तो जब खबरें आएंगी तो उसमें भी आएंगे कि बैठक हुई तो उसमें कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल नहीं हुआ। लेकिन केरल भी अब जो कांग्रेस ने जो है उस पर तैयारी शुरू कर दी है और एक तरीके से देखा जाए तो जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तैयारियाँ कांग्रेस से शुरू हो चुकी हैं। बिहार की भी तैयारी हो रही है। हमने बताया था जैसे कृष्णा अदलावरूज को वहाँ प्रभारी बनाकर भेजा गया है, उनका वहाँ बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। वो गांव-गांव तक जो है वो कांग्रेस वहाँ पहुँचेगी। बिहार में भी ये चीज़ें आ रही हैं, तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो यानी एक तरीके से अंशतः जो केरल को लेकर है, वो केरल को लेकर चीज़ें साफ है कि पिछली बार जो हुआ वो ये हुआ कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार जो थी रिपीट हुई केरल में जी। और जब वरना वहाँ जो था वो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में सरकारें अदल बदल होती रहती जी। हैं। लेकिन वो उसमें समझा ये गया कि चूंकि कोरोना काल में जिस तरीके से विजयन सरकार ने अच्छा मैनेजमेंट किया था उसका लाभ जो था वो मिला जाकर पी विजयन को। लेकिन अब पी विजयन की सरकार पर भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा आरोप हैं और एंटी इनकम्बेंसी अब चूंकि 10 साल होने जा रहे हैं तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हो रही है और पहले से ही वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ सरकार हर 5 साल में हर 5 साल बदलती है। तो अभी तक समझा ये जा रहा था कि शशि थरूर जो है वो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि तमाम पुराने लोग वहाँ हैं और एक से एक सीनियर लोग हैं जिनका अपना जनाधार है। तो शशि थरूर कोई इस तरीके के नेता तो रहे नहीं है कि वो सब कांग्रेस को आगे लीड करके ले जाए। तो अब वो उनका अंदर का मसला है कौन किसको तय करता है तय नहीं करता। लेकिन केरल को लेकर अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कांग्रेस ने वहाँ गंभीर तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये अब मामला है। यानी जिस तरह से पिछले जो 3 चुनाव बीते हैं अमलेंदु जी, उसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस अब काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिहार पर भी पूरी टीम पहुंचा दी गई है और लगातार वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद राहुल गांधी बिहार पर फोकस कर रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, फिर आगे आने के लिए उनकी डेट्स आ चुकी हैं सामने और फिर राहुल गांधी भी आने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंच रही हैं। ये तमाम चीजें चल रही है कि लगातार कांग्रेस का फोकस है अब बिहार पर। और उसी तरह से दूसरे जो राज्य में चुनाव होंगे यानी बिहार के बाद जो चुनाव होंगे उसकी तैयारियों पर भी अभी से ही कांग्रेस लग गई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी अब बीजेपी की तरह ही चुनावी मोड में नजर आ रही है कि एक चुनाव से फ्री होने से पहले ही वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जा रही है। यानी बीजेपी की रणनीति पर काम कर रही है। और जब भी कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में होती है, चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, तो उसके बाद कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, कड़े फैसले लिए जाते हैं और उसका असर जमीन पर दिखता है। अमलेंदु जी, जिस तरह से आपको याद होगा कि 5 राज्यों के चुनाव जो 2022 में शुरुआत में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था, उसके बाद एक चिंतन शिविर किया गया था और चिंतन शिविर से ही भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। और उसके बाद असर आपने लोकसभा चुनावों में देखा, कर्नाटक में, हिमाचल में, सब जगह बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी कांग्रेस ने। और फिर लोकसभा चुनाव में तो पूरा विजय रथ, जो 400 पार का नारा जो बीजेपी लगा रही थी, उसे बहुमत से पहले ही रोक दिया। तो इस तरह से बीजेपी के में एक टेंशन ये भी है कि कांग्रेस ने फिर से चिंतन मंथन किया है। आपको याद होगा अभी ये भी खबर आई थी कि राहुल गांधी जिस तरह की ड्रीम टीम बनाना चाहते थे उस पर काम शुरू हो गया था। यानी राहुल गांधी ने जिस तरह नेतृत्व किया लोकसभा चुनाव में और जो उसका रिजल्ट निकल कर आया, उसके बाद अब राहुल गांधी को वो फ्री हैंड मिला है जो वो उस वक्त चाहते थे जब वो राजनीति में एंट्री कर रहे थे। तो ऐसे में अब ड्रीम टीम भी बनाई जा रही है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ी और चुनौती होने वाली है? हाँ, बिल्कुल चुनौती होने वाली है। और दूसरी बात जो एक जो अच्छा काम आप कह सकती हैं एक संगठन के तौर पे जो कांग्रेस कर रही है, अंशतः अभी तक होता यह था कि आरोप ये लगते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से कटा हुआ है और बीच में शत्रप जो है वो बीच में गुमराह करते हैं कांग्रेस नेतृत्व को। राहुल गांधी अब सीधा संपर्क जो है वो कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि असम के कार्यकर्ता जो बैठक हुई उसमें हर रीजन से नेता बुलाए गए थे, यानी क्षेत्रीय स्तर के नेता जो है, जिला स्तर के या रीजन स्तर के, वो भी सब बुलाए गए थे और उनके साथ जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई। इसी तरीके से केरल से बुलाए गए। यानी कि अब जो जिला स्तर के नेता हैं और जो मंडल स्तर के नेता हैं वो भी अब सीधे सीधे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से संवाद कर रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं और क्या राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं वो बता रहे हैं और क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं वो बता रहे हैं। यानी कि अब एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस का डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है
यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा संपर्क जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ जो हो रही है, जो बीजेपी की जो सब तारीफ की जाती है वो यही तो की जाती है। अमित शाह का बड़ा अच्छा नेटवर्क है, पन्ना प्रमुख वहाँ होता है, पन्ना प्रमुख से सीधा संपर्क होता है। तो पन्ना प्रमुख का सीधा संपर्क तो हम देख रहे हैं पन्ना प्रमुख कैसे होता है, वो ममता बनर्जी ने बता दिया कि पन्ना प्रमुख का काम जो है वो वोट काटने और वोट बढ़ाने का है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें की जा रही हैं वो संगठन को सही रास्ते पर लाने की कोशिशें की जा रही है अंशता, ये चीज़ समझ में आ रही है। इधर जो अभी महाकुंभ होकर चुका है अंशता, उसकी एक खबर इस पर भी चर्चा कर ली जाए। महाकुंभ के बाद अब एक वीडियो वायरल हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो है वो चेहरे पर मास्क रख के और सफाई कर रहे हैं। इस पर शिवपाल सिंह यादव जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उनकी एक वक्तव्य आया है। उनका है कि भाजपा के लोग जो केवल गुमराह करते हैं, और योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे महाकुंभ में कोई गंदगी नहीं है, फिर ये गंदगी कौन साफ करते हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल पहले हम शिवपाल यादव का वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का वो जो वीडियो आपने बिल्कुल साफ कहा कि जिस तरह से बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, और ये आरोप लगते रहे थे अभी तक पीएम मोदी पर कि वो इस तरह का दिखावा करते हैं और कैमरा जीवी हैं, बहुत तरह के। अब योगी आदित्यनाथ के अंदर भी वही चीज दिखाई दे रही है, वही झलक दिखाई दे रही है, साफ सफाई करते हुए ये वीडियो वायरल कराना। खैर, हम पहले शिवपाल यादव को सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। है आपको कि किस तरह से योगी घिर गए हैं बुरी तरह, मतलब पहले ही महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई, जो भगदड़ हुई, ये एक सवाल था। कितनी भगदड़ हुई, वो दूसरा सवाल था। और इसके अलावा उन सवालों के जवाब देने के बजाय यहाँ पर ये फोटोग्राफी करवाकर या वीडियोग्राफी करवाकर सिर्फ अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक तो बात अंशता ये है कि बड़े सवाल उठते हैं कि अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और सरकार कायदे से काम कर रही है, तो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद या कोई मंत्री जाकर झाड़ू लगा रहा है, इसका मतलब आपकी नीचे की मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो आप अपनी अक्षमताओं को खुद जाहिर कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जो है खुद मास्क लगाकर सफाई करना, भाई आपको क्या आवश्यकता है? आप मुख्यमंत्री आपको सफाई करने के लिए थोड़ी चुना था, उसके लिए सफाई कर्मचारी है, नियुक्तियां हैं उनकी, और वो जो भरे नहीं जा रहे पद खाली है वहाँ नियुक्तियां कर दीजिए, और नौकरियां जिनकी खाली पड़ी हुई हैं, तो ये जो आपको करना चाहिए। तो वो ये सवाल जो है लगातार उठते रहते हैं। फिर जब कहा था, अखिलेश यादव ने भी इस पर एक हल्का सा ट्वीट किया और ये पूछा था कि भाई कि ये जो अभी तो कहा जा रहा था कि जो गंदगी नहीं है और गिद्धों को गंदगी मिली, सूअरों को गंदगी मिली, तो अब ये कौन साफ कर रहा है? तो ये इस तरीके से सवाल उठाए। तो यानी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए कि जो कल को आपको उनको लेकर सवाल उठने लग जाए। अब जो आपने कविता पढ़ी किसी की, जो योगी आदित्यनाथ ने, अब वो एक तरह से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ गई वो कविता जो है जाकर के, कि आपने गिद्धों के लिए कहा और सूअरों के लिए कहा। तो अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप तो कह रहे थे गंदगी नहीं है, फिर यहाँ गंदगी ये कहाँ से आ रही है? तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर होते हैं। तो यानी एक तरीके से अंशदा महाकुंभ हो गया। अब जो शंकराचार्य है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, हाँ, उनका कहना है कि भाई कुंभ तो हो चुका है 1 महीना पहले, ये तो सरकारी कुंभ चल रहा था अभी तक, वो तो महाकुंभ को समाप्त हो गया। तो यानी आपने 1 महीना और एक्स्ट्रा कुंभ चला दिया। अखिलेश यादव तंज में कह रहे हैं कि भाई अभी 60 करोड़ लोगों ने किया, जब तक 100 करोड़ लोग पूरा इसमें स्नान नहीं कर लें आप तब तक कुंभ बढ़ा दीजिए। तो यानी जब तक सब स्नान नहीं कर लें तब तक। अब एक वो प्रवक्ता है उसके समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई जो 66 करोड़ ने कुंभ कर लिया है, 100 करोड़ में से जो 66 करोड़ निकाल दो तो बाकी क्या हिंदू नहीं रहे, अब ये कहीं और चले जाएं। तो इस तरीके से सवाल है। यानी जो एक तरीके से कहा जाए कि धार्मिक चीज़ों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश करती है, वो एजेंडा अब भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ता हुआ नजर आता है। ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां घिरी हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक डबल इंजन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में, दिल्ली में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। और अगर महाकुंभ की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था, लगातार सवाल पूछे गए थे, और अब एक वीडियो वायरल करके ये दिखाने की जो कोशिश की गई है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और कितने जमीन से जुड़े हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री की खुद झाड़ू लगा रहे हैं, इसने भी कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से छवि सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिवपाल यादव ने जो अटैक किया उससे उनका जो दाव था वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है कि आखिर खुद योगी आदित्यनाथ को काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या लोगों की कमी है? क्या जो भर्तियां हैं फिर उन्हें भर दीजिए जिससे वो लोग करें। आपको तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रखा गया है, आपको नेतृत्व देने के लिए रखा गया है, ना कि आपको खुद जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। तो ये काफी चीजें हैं जिससे एक बार फिर यहाँ पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और महाकुंभ को लेकर सवाल, भले ही महाकुंभ खत्म हो गया है लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे और ये सवाल उठते रहेंगे।